बट एक सोफिस्टिकेटेड फैमिली कार है जिसकी रोड प्रेजेंस अच्छा है हमें लगा, और परफॉर्मेंस अच्छी लगी। क्योंकि अगर आप किसी से भी पूछो तो हर कोई ये कहेगा कि नहीं ये मत लो, कोई बताएगा कि उसने भी ली थी, उसको ये प्रॉब्लम आ। लगभग 10-11 महीने हमने उसके बाद रखी है, उसके बाद हमने उसको सेल कर दिया था। मतलब 3-4 महीने वो सर्विस सेंटर में रही। जैसे टेम्परेचर वहाँ पे काफी डाउन था रात को भी, -3 तक टेम्परेचर था वहाँ पे, -3 -4 उस टाइम। हाँ। नमस्कार दोस्तों, आज आप जैसे देख पा रहे हैं फ्रेम में हमारे साथ एक फैमिली जुड़ी हुई है। शांतनु जी और प्रियंका जी आए हुए हैं। एक ऐसी जबरदस्त गाड़ी है जिसका हम ओनरशिप एक्सपीरियंस आपको देने वाले हैं। चैनल में शायद वो पहली बार होगा और गाड़ी इन्होंने अच्छी खासी चला ली है। गाड़ी है आपकी हैरियर ईवी फियरलेस प्लस 75 किलोवाट आवर वाली बैटरी। 6 महीने पहले इन्होंने खरीदी थी। 17,000 के आसपास इन्होंने गाड़ी चला दी है। तो इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इस गाड़ी का एक्सपीरियंस अभी तक का कैसा है। इन्होंने B6 क्यों नहीं ली, इन्होंने XEV9 ही क्यों नहीं ली, क्योंकि उस टाइम पे वो आ चुकी थी। क्योंकि इनका ऑल व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट नहीं है, इनका जो है रियर व्हील ड्राइव वाला है। रियर व्हील ड्राइव वो भी गाड़ियां थी और मार्केट में बहुत सारी गाड़ियां हैं, उनको क्यों रिजेक्ट करा और उसके बाद कितनी ये रेंज निकाल रही है, ये सबसे बड़ा सवाल इनसे ये रहेगा। और कहाँ कहाँ इन्होंने इस गाड़ी को चला लिया है, तो जानने की कोशिश करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है चैनल के अंदर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैम आपसे मैं पूछना चाहूँगा हाँ जी। कि B6 XEV9 ही बहुत ज़्यादा हाइप बनाई थी उन गाड़ियों ने उस टाइम पे, है ना। उसके बाद भी आपने हैरियर में जाने का रीज़न क्या है उसके पीछे? सर हमने सबकी ही टेस्ट ड्राइव ली है। अच्छा। जो भी अवेलेबल थी उस टाइम मार्केट में, कह दो आप BYD भी था। हाँ। और महिंद्रा की कार्स भी थी, तभी टाटा की ये लॉन्च हुई थी। तो जो हमने इनके इवेंट्स वगैरह पे हम लोग गए, हमने जो एक्सपीरियंस किया तो हमें ये एक सोफिस्टिकेटेड कार लगी। अच्छा। ज़्यादा मतलब जैसे कि ज़्यादा फंक्शनैलिटी आप चले जाओ या स्क्रीन्स पे चले जाओ तो ओवर फंक्शनैलिटी भी नहीं कह सकती मैं इसमें कि ज़्यादा स्क्रीन है, लाइट्सिंग है, ये सब चीज़ें भी नहीं है। बट एक सोफिस्टिकेटेड फैमिली कार है जिसकी रोड प्रेजेंस अच्छा है हमें लगा, और परफॉर्मेंस अच्छी लगी। जैसे कि अगर आप पहले हम लोग होंडा सिटी भी ड्राइव करते थे तो मेरी थोड़ी हाइट शॉर्ट है, उसके अगर मैं देखूँ तो जब मैंने ये ड्राइव करी इसको तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अच्छा। मतलब जो जजमेंट करना है, अगर आपको टर्न करना है तो पूरी विजिबिलिटी थी। तो मेरा तो परफॉर्मेंस वाइज मुझे तो अच्छी लगी थी, और स्मूथ ड्राइविंग, मतलब गाड़ी बड़ी है बट इसकी ड्राइव बड़ी स्मूथ थी। अच्छा, आपने जैसे बताया कि आपके पास होंडा सिटी थी, अभी भी है? होंडा सिटी अभी ऑटोमेटिक नहीं है, हमारे पास मैनुअल जो भी है। और जब हमारी इनसे बात हुई थी फ़ोन पे तो इन्होंने ये भी बताया था कि इनका महिंद्रा के साथ कुछ एक्सपीरियंस खास नहीं रहा है, उसकी वजह से भी ये लोग महिंद्रा में नहीं गए जी। वो आप बताएंगे थोड़ा सा? आपकी थार का एक्सपीरियंस था ना? जी, थार का एक्सपीरियंस था। एक्चुअली उसमें गाड़ी लेने के बाद 2-3 महीने के बाद ही कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। गाड़ी सेल्फ दे रहे थे, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो फिर हम उसे एजेंसी लेके गए। एजेंसी में उन्होंने अपने पास पहले 1 हफ़्ता रखा, 1 हफ़्ते के बाद उन्होंने उसे फिक्स कर दिया। ठीक है, तो वही सेम इशू फिर 2-3 दिन के बाद फिर से वही सेम इशू आने लग गया। गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव करते करते पिकअप लेना गाड़ी ने बंद कर दिया और फिर उसके बाद फिर वो स्टार्ट नहीं हो रही है। तो फिर उसके बाद फिर से हम एजेंसी में लेके गए। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे उसे कम से कम 2 महीने वहाँ पे रखा। 2 महीने? 2 महीने उस के लिए पता नहीं कौन सा पार्ट उन्होंने बताया था कि अभी वो कंपनी के पास आ नहीं रहा है। तो उन्होंने 2 महीने तक रखा। हम बीच में फॉलोअप्स भी लेते रहे। ठीक है, तो वही आगे के लिए टाल देते थे हर बार। तो फिर उन्होंने 2 महीने रखने के बाद उसको फिर इशू को ठीक किया और उसके बाद फिर से वही सेम इशू आ गया। तो फिर उसके बाद हमने उसे अम्बाला से रिपेयर कराया। तो तब जाके मतलब 3 महीने उन्होंने उस छोटे से इशू को सॉल्व करने में इतना टाइम लगा दिया। और आपने वो कितने टाइम रखी थी गाड़ी? वो लगभग 10-11 महीने हमने उसके बाद रखी है, उसके बाद हमने उसको सेल कर दिया था। मतलब 3-4 महीने वो सर्विस सेंटर में रही? उसके अलावा फिर हमने स्कॉर्पियन भी ली थी हमने फैमिली में। अच्छा। तो वहाँ पे भी मतलब जो डीलर्स हैं मतलब कस्टमर को बिल्कुल ठीक से अटेंड नहीं करते हैं। सर्विसिंग में जो इश्यूज़ आप हाईलाइट करोगे उन पे ध्यान नहीं दिया जाता है। तो मतलब प्रोडक्ट अच्छे बनाती है महिंद्रा, लेकिन सर्विस में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लैग करते हैं। टाटा मोटर्स की सर्विस का कैसा है हिसाब किताब, आप लोग बताइए। टाटा का तो अच्छा लगा हमें जाके ना, मतलब जैसे हम गए हैं वहाँ पे हमने विज़िट किया है तो वो अच्छे से ट्रीट करते हैं, सारी चीज़ें डिटेल्स में बताते भी हैं और सुनते भी हैं। और जैसे इनका इवेंट था तो वहाँ पे उनकी पूना से टीम आई हुई थी, तो उन्होंने हर चीज़ को बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि आपको आगे भी इशू ना आए। जैसे हम जैसे अब ईवी है, ईवी लेते हुए लोग बहुत डरते हैं, तो आप कैसे अपनी ट्रिप प्लान कर सकते हो, वो भी उन्होंने पूरा अच्छे से गाइड किया था हमें। अब देखिए, एक बात ये है कि इस गाड़ी ने ब्रेक डाउन नहीं दिया। इनका खुद का अपना बिजनेस है और इनको गाड़ी चाहिए होती है, तभी ये 6 महीने में 17,000 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है। तो एक बात बताइए, आप लोगों की रनिंग
मतलब किस हिसाब से होती है, सिटी में होती है, हाईवे में होती है, या फिर आप लॉन्ग ट्रिप्स करते हो, कैसे ये चल पाई है इतनी ज़्यादा? सर हमारी जो रनिंग है मोस्टली हाईवेज़ पे रहती है, ठीक है, और मतलब मिक्स कह सकते हैं आप, सिटीज़ में भी चलती है, हाईवे पे भी चलती है। तो डेली का आप मान के चलिए, अगर हम मैं एक हफ़्ते की एवरेज लगा के चलूँ तो 1000 किलोमीटर के लगभग हफ़्ते की मेरी रनिंग है। चार्जिंग घर पे ही होती है आपकी? हाँ जी, घर आपने पे। कितने किलोवाट का चार्जर लगा रखा है? 7 किलोवाट का। एक्चुअली चार्जर के साथ ही हमने गाड़ी को लिया था, लेकिन उसके अलावा जैसे मुझे मोहाली भी रहना होता है और उसके अलावा कुरुक्षेत्र भी मुझे स्टे करना होता है, तो मैंने एक साथ में पोर्टेबल 7 किलोवाट का चार्जर ले लिया था। तो मैं वहाँ पे कैरी करता हूँ तो कोई इशू नहीं आता मुझे चार्जिंग में। फ़ास्ट चार्जिंग करने का मुझे मौका नहीं मिला। हालांकि मैंने टेस्ट कर लिया था फ़ास्ट चार्जिंग के लिए। अभी जो 17,000 मैंने रन किया है वो सिर्फ घर पे ही चार्जिंग किया मैंने। ये तो फिर आपको काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव पड़ रही होगी पुरानी गाड़ियों के कंपैरिजन में। बहुत ज़्यादा। एक्चुअली अभी हमने सोलर प्लांट भी घर पे इंस्टॉल करवाया है, तो उसकी वजह से तो अब लगभग ज़ीरो ही हो चुकी है। वैसे अगर देखा जाए तो इतने पैसे कोई मतलब पैसे बचाने के लिए नहीं लगाता, इन और भी पर्पज है। आपको कंफर्ट भी अच्छा मिल रहा होगा, आपको चलाने में भी ये गाड़ी अच्छी लग रही होगी। चलाने में कैसी लगी आपको, ये बताइए आप। चलाने में सर जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है, जो स्टेबिलिटी हमें हाईवे पे मिलती है, बहुत ही मतलब ज़बरदस्त है। इस प्राइस रेंज में मुझे बेस्ट सस्पेंशन लगा है इस गाड़ी का। और उसके अलावा पावर डिलीवरी का तो कोई इशू है ही नहीं इसमें। बिल्कुल साइलेंट होकर चलती है गाड़ी और केबिन में ऐसा कुछ नहीं लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा नॉइस आ रहा है। ये बताइए कोई ग्लिचेस वगैरह, हेडलाइट नहीं चल रही है, DRL बंद हो गई है, इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? छोटे मोटे ग्लिचेस ऐसे तो नहीं है। एक दो मैंने नोटिस किए थे उस टाइम पे। जनवरी के महीने में टेम्परेचर जैसे काफ़ी डाउन चला जाता है, तो उसमें जैसे हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो एक DRL ये वाली मतलब ऑन थी, वो वाली ऑन नहीं थी। मतलब उसको फिर मैंने ऑफ करके ऑन किया तो ऑन हो गई थी। बात करते हैं रेंज की, कितनी रेंज मिल रही है आप लोगों को? अगर आप एक बार चार्ज करते हैं तो आप कितना चला पाते हैं? रेंज का तो ऐसा है, देखिए मेरा जो ड्राइविंग स्टाइल है, ज़्यादा पुश नहीं करता हूँ गाड़ी को। 90 के आसपास मेरी हमेशा जो मैक्सिमम स्पीड रहती है हाईवेज़ पे। अगर एक्सप्रेस हाईवेज़ पे चल रहे हैं तो मैं 100 की स्पीड तक चल लेता हूँ। तो इसलिए मुझे बिटवीन 500 to 550 के बीच में मुझे अभी तक इसकी जो है टोटल रनिंग मिल रही है। एक चीज़ मैं इस गाड़ी में नोट कर पा रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इनका जो एनर्जी कंजप्शन है ना, वो काफ़ी कम है। जनरली लोगों का इतना छोटी गाड़ियों में होता है, ये हैरियर ईवी में काफ़ी अच्छे तरीके से चला रहे हैं, जिसकी वजह से जो रेंज है इनकी काफ़ी अच्छी आ रही है। ब्लैक इंटीरियर आपको अच्छा लगता है? कुछ क्लॉस्ट्रोफोबिक फील तो नहीं होता? नहीं, एक्चुअली मेरी प्रेफरेंस ही ब्लैक इंटीरियर थी। ओके, क्योंकि अगर मुझे ऑप्शन मिले कि मुझे लाइट इंटीरियर चाहिए या ब्लैक, तो मैं ब्लैक ही प्रेफर करता। आप जो रीजनरेशन है वो लेवल 1 में ही रखते हैं हमेशा? ये लेवल 1 में ही रहता है हमेशा। अच्छा। क्योंकि ये भी मैंने इसमें एक्चुअली मैंने चेक किया है लेवल 2 और 3 पे भी, तो कुछ खास उसमें डिफरेंस आता नहीं है। आपने B6 XCV9 ही चला कर देखी? बिल्कुल देखिए सर, एक तो B6 का तो एक ये रीज़न था, थोड़ा सा मुझे कंजस्टेड फील हो गई थी, उसमें स्पेस का इशू लग रहा था, तो वो तो कभी ऑप्शन में रही नहीं थी। और उसके अलावा XCV9 ही हमने ड्राइव की थी। गाड़ी अच्छी है काफ़ी चलाने में, लेकिन बस थोड़ी सी सीटिंग पोजीशन और थोड़ी सी हैंडलिंग मुझे इसकी ज़्यादा बेटर लगी थी। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी, जो इसमें रेंज दिखाता है ऑडोमीटर में, उसकी एक्यूरेसी बहुत ही सही है। अच्छा। क्योंकि मैं इससे बिल्कुल 5-4% तक इसकी चार्जिंग ले जाके चेक कर चुका हूँ कि मतलब कोई सडन ड्रॉप्स आते हैं या नहीं आते हैं। वो ऐसा कुछ भी नहीं था, जो एस्टीमेट उसमें दिखाया था वो बिल्कुल एक्यूरेट था। तो मतलब आप रिलाई कर सकते हो उस चीज़ के ऊपर। हमारा माइंड बिल्कुल क्लियर था कि हम इलेक्ट्रिक कार लेनी है। तो एंजाइटी जो क्रिएट होती है नॉर्मली, जो मैंने नोटिस की है, वो आसपास के लोगों की वजह से होती है। क्योंकि अगर आप किसी से भी पूछो तो हर कोई ये कहेगा कि नहीं ये मतलब, कोई बताएगा कि उसने भी ली थी, उसको ये प्रॉब्लम आ रही है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, तो मतलब वो आपका माइंड थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है उस टाइम पे। बट अगर आप प्लान करके चलते हो, मोस्टली हम लोग प्लान करके ही जाते हैं, कहीं भी जाते हैं। आपने बताया था कि आप नारकंडा भी होके आए थे इस गाड़ी में, उसकी बताइए मैम, कुछ स्टोरी बताइए क्या रहा? नारकंडा हम जैसे यहाँ से गए हैं, तो जैसे इनकी आपने बताया इन्होंने कि इनकी ड्राइव बड़ी स्मूथ करते हैं, ये ज़्यादा रश ड्राइव करते नहीं है। तो हमने चार्ज करी नहीं गाड़ी, मतलब हम चले गए वहाँ पे, और हम वहाँ पे 4-5 डेज रुके भी थे, तो मुश्किल से आई थिंक हमने 10 या 12% चार्ज किया होगा वहाँ पे। एक्चुअली हम जब यहाँ से निकले थे 100% बैटरी चार्ज थी, और जब नारकंडा पहुँचे तो वहाँ पे उस टाइम पे 37% हमारी बैटरी बची। अच्छा।
वो आ जाती मेरे हिसाब से वापस आ जाती। वापस आ जाती, लेकिन उसके बाद 37% से मैंने 55% तक फिर उसकी वहीं पे चार्जिंग थी। अच्छा, उन्होंने हाउस में हम स्टे किया हुआ था जहाँ पे हमने उन्होंने सॉकेट दे दिया। सॉकेट दे दिया था। हमारे पास एक्सटेंशन थी, तो 55% तक हमने की थी। क्योंकि लोकल भी थोड़ा सा घूमना था, तो इसलिए हमारा था वहाँ पे 4-5 डेज का प्लान। ये तो बहुत अच्छी बात और है। उसके बाद फिर हम कहीं रास्ते में हमने कहीं नहीं रुके, मतलब हमने सोचा आज रुकेंगे ही नहीं। पहले एक बार आया था कि चार्जर्स थे, बट कुछ चार्जर ऑक्यूपाई भी होते हैं, तो लगता है कि चलो नहीं अभी रेंज दे रही है तो लेट्स ट्राई। तो हमारा आना जाना इजीली हो गया, हमें कोई इशू नहीं आया। और जैसे टेम्परेचर वहाँ पे काफ़ी डाउन गया था रात को भी। -3 तक टेम्परेचर था वहाँ पे, -3 -4 उस टाइम हाँ, दिसंबर में गए थे। दिसंबर में, तो ऐसा हमें कोई इशू नहीं आया। मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आपके जो यूज केस है उसमें बिल्कुल फिट बैठ गई है गाड़ी। हाँ, वो बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि मैंने हर सिनेरियो अपने माइंड में रखे कि हम कहाँ कहाँ तक जाते हैं, कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं, डेली की रनिंग मेरी कितनी हो सकती है। अब देखो, अगर आप लॉन्ग ट्रिप भी करते हैं, आप हाईवे में 450 की भी रेंज मान के चलो, हाँ जी, 450 चली, आपने 1-1.5 घंटा चार्जिंग में लगाया, उसके बाद 450 और चल गई, मतलब इतना एक दिन में चलता नहीं है कोई। हाँ जी, 900 किलोमीटर्स मतलब रन नहीं कर सकते हाँ। जनरली। और फास्ट चार्जर अवेलेबल हैं लगभग सभी रूट्स में, और आजकल तो क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आपको जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं, ढाबे वगैरह हैं, वहाँ पर भी आपको चार्जर मिल जाएंगे। जो मेन रूट से वहाँ पे अवेलेबल है, बस थोड़ा सा आइसोलेटेड प्लेसेस पे जाना होता है तब लगता है थोड़ा सा, अदरवाइज तो अगर आप प्लान करके चल रहे हो फिर तो इशू नहीं आता। अगर चार्जिंग सॉकेट मिल जाए उससे बढ़िया और क्या हाँ चीज़ जी, है। आप लोगों की फैमिली में, आप लोगों के यार दोस्त जो भी जानकारी में हैं, उनका क्या ओपिनियन है ईवी गाड़ी के बारे में? आप यूज़ कर रहे हैं, आप काफ़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं इस गाड़ी का, मतलब इसकी जो पोटेंशियल है उसका, क्योंकि ये पैसे भी बचा रही है, आपको कंफर्ट भी दे रही है, हाँ जी, और सेफ गाड़ी है ही, पावर में कोई कमी नहीं है, हाँ जी, सब कुछ सही चल रहा है। हाँ जी। तो उनके क्या ओपिनियन? अभी सर ने थोड़ी देर पहले बोला था कि आसपास के लोग ही ओपिनियन बताते हैं, तो उनके चेंज हो रहे हैं या फिर? वो सर अभी एक्चुअली मेरे से फीडबैक लेते रहते हैं फ्रिक्वेंटली, गाड़ी कैसी चल रही है, कहाँ कहाँ पे चले गए, कितनी रेंज आ रही है, कैसा चल रहा है, क्योंकि उनके भी माइंड में है कि मतलब ईवी गाड़ी पे वो जा सकते हैं। तो अभी वही है, वेट एंड वॉच की पोजीशन में इस टाइम पे अभी देख रहे हैं यहाँ इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है, फिर वो आपने उस चीज़ में बताया। सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? आप कितने बार जा चुके हो टाटा सर्विस सेंटर में? सर इसके साथ 3 फ्री सर्विसेज मिली थी हमें, और वो तीनों में यूज़ कर चुका हूँ। ओके। 15,000 पे इसकी मेजर सर्विस हुई थी, उससे पहले माइनर सर्विसेज थी, उसमें कुछ नहीं था, 0 बिल था उसमें। लेकिन जो मेजर सर्विस थी इसमें मेरा 3200 रुपीज़ का इसमें बिल बनाया था हमने। अच्छा, जिसमें इन्होंने व्हील बैलेंसिंग की थी, फिल्टर्स चेंज हुए थे कुछ, एयर फिल्टर जो इसमें होता है एसी का, मुझे ठीक लगा, क्योंकि मेजर सर्विस का जहाँ पे नाम आता है तो मेरे दिमाग में एक फिगर आती है 15 से 20 हज़ार रुपये, क्योंकि होंडा सिटी में तो यही होता था। ठीक है, स्कॉर्पियो में भी नॉर्मली इतना ही बिल बनता है, तो उस हिसाब से मुझे ठीक लगा कि ठीक है 3 से 5 हज़ार के बीच में अगर मेजर सर्विस हो रही है। इसमें आपका लेबर कॉस्ट नहीं लगा होगा? इसमें लेबर कॉस्ट नहीं था, अब नेक्स्ट टाइम 1800 उसमें प्लस हो जाएगा 3200 में। ज़्यादा से ज़्यादा 5,500 के आसपास। हाँ, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ही हो सकता इतनी ही रहेगी क्या ऑल द टाइम, या फिर बढ़ेगी? आपने ओनर मैनुअल आप अच्छा खासा पढ़ते हैं, अभी आपको देखा मैंने, सबसे पहले ये ओनर मैनुअल ही निकाल के आई गाड़ी की। ईवी रखने के बाद, चलाने के बाद फ्यूचर में आप पेट्रोल डीजल में जा है। पाएंगे? ये तो कोई चांस चांस नहीं है हमारा। ये सिर्फ इस वजह से नहीं कि मतलब ये कॉस्ट एफिशिएंट है, मतलब जो इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा लगता है। पीसफुल ड्राइव है, साइलेंट ड्राइव कह सकते हो आप, पीसफुल काम ड्राइव है। मैं बताता हूँ कि जैसे स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो काफ़ी रिफाइंड इंजन है, उसका वाइब्रेशन बिल्कुल ना के बराबर आती है। लेकिन अब अगर आप ईवी ड्राइव कर रहे हो तो आपकी सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपको वो बिल्कुल हल्की वाइब्रेशंस भी फील होती हैं कि मतलब किस वजह से आ रही है, जो कि नॉर्मल लाइफ में किसी को मतलब वो फील नहीं होगी वो चीज़। मुझे लगता है कि 400-500 किलोमीटर वाली रेंज वाली आपके पास ईवी है, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं ईवी में, फिर उसके बाद आपको 10-15 साल तक सोचने की ज़रूरत नहीं है किसी भी गाड़ी, क्योंकि सेम वही बात कि अगर 450 किलोमीटर भी चलती है तो आप दिन में 900 किलोमीटर आसानी से चला सकते हो, जितना कोई चलाता नहीं है। तो चलिए, काफ़ी इनपुट दिए हैं इन लोगों ने गाड़ी के बारे में भी, और ईवी का जो एक्सपीरियंस है वो भी इन्होंने शेयर किया, और सब कुछ सॉर्टेड है। इनके हिसाब से गाड़ी सही है कि हर जगह इस गाड़ी को ले जाते हैं, और इनकी डेली लाइफ में ये गाड़ी अच्छे से फिट बैठ गई है।
और ये अब स्विच भी नहीं करना चाहते हैं ईवी से पेट्रोल डीजल में, ये एक बड़ी बात है। और जिस प्राइस पॉइंट में आपने ये गाड़ी ली है, हाँ जी, ये आपको कैसी लगी? वैल्यू फॉर मनी लगी, थोड़ा एक्सपेंसिव साइड में लगी, या फिर रीजनेबल लगी? नहीं सर, बिल्कुल रीजनेबल है। अगर मुझे कोई फुल साइज एसयूवी भी अगर लेनी हो तो आप चेक कर सकते हैं, मतलब 22 लाख से कम कोई भी आपको ऑटोमेटिक में कोई भी गाड़ी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि ईवी होने की वजह से इसकी प्राइसिंग काफ़ी हाई है। अगर आप हैरियर डीजल का भी वेरिएंट देखते हैं तो उसके आसपास ही इसकी प्राइसिंग है। तो ओवरऑल जो है एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा जा रहा है इस गाड़ी के साथ, और आप सबको पता चल गए हैं इनपुट, और गाड़ी मतलब प्यार से चल रही है, आराम से चल रही है। मैंने जो एनर्जी कंजप्शन है थोड़ा सा बढ़ा दिया है इनका, अब इनको मेहनत से कम करना पड़ेगा। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय। और थैंक यू सो मच आप दोनों के, आपने अपने इनपुट दिए जिसकी वजह से काफ़ी हेल्प होने वाली है लोगों को।